हमारे पूरे परिवार को एक अजीब सिस्टम मिला था जिससे हम अपनी अपनी कहानियों के मुख्य किरदारों को असली दुनिया में बुला सकते थे। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद दुनिया पर ज़ॉम्बी महामारी टूट पड़ी। अच्छी बात यह थी कि हम चारों उपन्यास लेखक थे। बुरी बात यह थी कि हमारी कहानियों का एक भी मुख्य किरदार सामान्य नहीं था। कोई चेनसॉ लेकर घूमने वाला पागल था, कोई मनोरोगी हत्यारा, तो कोई ऐसा अमर योद्धा जो इंसान से कुत्ते में बदल जाता था। हमारे काम की वजह से घर में हमेशा खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और जरूरत की चीजें भरी रहती थीं। इसलिए हम बाकी लोगों से कुछ ज्यादा समय तक टिक सकते थे। लेकिन पूरा शहर धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था। अगर जिंदा रहना था तो बाहर जाकर सामान जुटाना ही पड़ता, जबकि बाहर भूखे जानवरों की तरह ज़ॉम्बियों के झुंड घूम रहे थे। ऊपर से हमारी एक और बड़ी कमजोरी थी। ज्यादातर उपन्यास लेखकों की तरह हमारी शारीरिक ताकत भी बेहद खराब थी। ऐसे में बाहर निकलना मतलब मौत को बुलावा देना। जब हम पूरी तरह निराश हो चुके थे तभी मेरी बहन अचानक कंप्यूटर के सामने बैठ गई। अगर मैं अब भी एक नई कहानी लिखकर एक बेहद ताकतवर और दयालु नायिका बना दूं तो शायद हम बच जाएं। लेकिन जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, सामने लाल चेतावनी चमक उठी। सिस्टम जागने के बाद बनाए गए नए मुख्य पात्रों को नहीं बुलाया जा सकता। सिर्फ पूरी हो चुकी कहानियों के नायक नायिकाओं को ही बुलाया जा सकता है। अधूरी कहानियां अमान्य हैं। बुलाए गए पात्र लेखक के नियंत्रण में नहीं होंगे और उनकी समय रेखा भी यादृच्छिक होगी। कृपया सावधानी से उन्हें बुलाएं। अगले ही पल वही चेतावनी हम सबके सामने भी दिखाई देने लगी। जिस सिस्टम को हम अपनी आखिरी उम्मीद समझ रहे थे वही अब हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका था। इतने में बाहर से ज़ॉम्बियों की डरावनी दहाड़ और लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। जिस दरवाजे को हमने भारी सामान से रोका था वह जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़े ज़ॉम्बियों को हमारे जिंदा होने का पता चल चुका हो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धड़म! दरवाजा थोड़ा टूट गया और एक सड़ा हुआ हाथ अंदर घुस आया। उसके नाखून लकड़ी पर रगड़ खाते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज निकाल रहे थे। मैं घबराकर पीछे हटा, लेकिन गलती से मेरी बहन के पैर पर पैर पड़ गया। वह दर्द से उछली और उसका हाथ गलती से सिस्टम पैनल को छू गया। 7 रंगों की चमक पूरे कमरे में फैल गई। उसी पल दरवाजा पूरी तरह टूटकर गिर पड़ा। रोशनी के बीच शाही पोशाक पहने एक महिला जनरल प्रकट हुई। सामने खड़े ज़ॉम्बियों को देखते ही एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा, लेकिन उसने फुर्ती से हमला बचाया। वह पहले ज़ॉम्बियों को देखकर चौंकी, फिर हमारी तरफ घूरते हुए बोली, ये कैसी जगह है और तुम लोग कौन हो? मैं तो अभी शाही दावत में थी। इतना कहकर उसने जांग से बंधी छुरी निकाली, लंबी पोशाक का निचला हिस्सा एक ही वार में काट दिया और सामने आए 2 ज़ॉम्बियों के गले चीर दिए। फिर एक ज़ॉम्बी को लात मारकर पीछे फेंका और उठने की कोशिश कर रहे दूसरे ज़ॉम्बी की गर्दन पैर से कुचल दी। हम अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि अगले ही पल उसकी खून से सनी छुरी मेरी बहन की गर्दन पर आ टिक गई। वह ठंडी नजरों से उसे घूरते हुए बोली, अब बताओ तुम लोग कौन हो? मेरी बहन ने घबराहट दबाते हुए सिस्टम और हमारी लेखक वाली पहचान की पूरी बात बता दी। यकीन दिलाने के लिए उसने उसी उपन्यास का प्लॉट और किताब भी उसके सामने रख दी। किताब का नाम देखते ही महिला जनरल का चेहरा अजीब हो गया। उसने किताब बंद की और बोली, मुझे तुम्हारी दुनिया से कोई मतलब नहीं। वह मुड़कर जाने लगी, लेकिन उसे रोकने के चक्कर में मेरी बहन फिसल गई और उसका माथा मेज से टकरा गया। महिला जनरल तुरंत वापस लौटी। उसने अपना माथा छुआ तो वहां भी वैसा ही सूजन का गुमड़ था। फिर उसने हथेली पर हल्का कट लगाया, लेकिन जैसे ही मेरी बहन का हाथ पकड़ा उसका घाव पल भर में गायब हो गया। उसी समय सिस्टम फिर चमका। यदि लेखक की मृत्यु होती है तो उसके द्वारा रचे गए संसार और उनके सभी मुख्य पात्र भी नष्ट हो जाएंगे। ये पढ़ते ही महिला जनरल झुंझलाकर हंस पड़ी। मतलब तुम मरे तो मैं भी मर जाऊंगी? उसने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अब से तुम सब मेरे साथ रहोगे। लेकिन मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। महिला जनरल ने पूरे घर का जायजा लिया। टूटा हुआ मुख्य दरवाजा देखकर उसने बिना झिझक फैसला सुना दिया, यहाँ अब 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं। दरवाजा टूट चुका है, थोड़ी देर में और ज़ॉम्बी भी आ जाएंगे। अगर जिंदा रहना है तो किसी सुरक्षित इंसानी ठिकाने तक पहुंचना होगा। इतना कहकर वह अकेली बाहर निकल गई। जल्दी निकलो। न जाने कहां से वह एक कार भी ले आई थी। हम सब ने तुरंत घर में रखा जरूरी सामान समेटना शुरू कर दिया। खाने पीने का राशन, दवाइयाँ, कपड़े, टॉर्च, बैटरियाँ और जरूरत की बाकी चीजें एक एक करके कार की डिक्की में भर दी। सामान रखने के बाद महिला जनरल ने अपनी कमर से कई पिस्तौल निकाली और हमारी तरफ उछाल दी। सबसे पहले उसने एक पिस्तौल मेरी बहन को दी। उसी समय ऊपर से एक ज़ॉम्बी लड़की छलांग लगाकर हमारी तरफ झपटी। ढाएं! महिला जनरल कुछ पल उसे देखती रह गई। तुम बंदूक चलाना जानती हो? मेरी बहन मुस्कुराई। तुम्हें और मेरे बाकी स्नाइपर, हत्यारे और एजेंट किरदारों को असली बनाने के लिए मैं खास तौर पर विदेश जाकर शूटिंग सीख कर आई थी। महिला जनरल ने पहली बार उसे ध्यान से देखा, फिर उसकी नजर पापा पर गई। और आप? पापा ने आराम से मैगजीन भरी और बोले, मैं पहले गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड पर उपन्यास लिखता था। सही जानकारी जुटाने के लिए कई बार असली गैंगस्टरों से मिला और अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चलाना भी सीख लिया। फिर उसने माँ की तरफ देखा। माँ हल्का मुस्कुराई। मुझे तुम्हारे पापा ने सिखाया है। मैंने दोनों हाथ फैलाकर बेबसी से कहा,
तो सिर्फ मैं ही निकम्मा निकला? मेरी बात सुनकर पहली बार उस खौफनाक माहौल में सबके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिरकार पापा ड्राइविंग सीट पर बैठे, माँ उनके बगल में, जबकि मैं, मेरी बहन और महिला जनरल पीछे बैठ गए। कार सुनसान सड़कों पर आगे बढ़ने लगी। खिड़की से बाहर पूरा शहर किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। सड़कों पर टूटी गाड़ियां बिखरी थीं, कई इमारतों से धुआं उठ रहा था, बिजली की तारें हवा में झूल रही थीं और हर तरफ ज़ॉम्बियों की डरावनी चीखें गूंज रही थीं। सफर के दौरान जहां भी कोई सुपरमार्केट या मेडिकल स्टोर दिखाई देता, हम तुरंत रुककर अंदर से जरूरी सामान उठा लेते। खाने का हर पैकेट, पानी की हर बोतल, दवाइयां और दूसरे काम की चीजें कार में भरते गए। कोई नहीं जानता था कि यह दुनिया और कितने दिन चलने वाली है। शाम होते होते हम एक सुनसान गोदाम तक पहुंच गए। बाहर अंधेरा फैल चुका था, इसलिए हमने रात वहीं बिताने का फैसला किया। पता नहीं कितनी देर बीती होगी कि अचानक गोदाम का लोहे का दरवाजा एक जोरदार लात से टूटकर खुल गया। बाहर से किसी आदमी की आवाज गूंजी, बॉस, मैंने कहा था ना, यहाँ जरूर कोई छिपा हुआ है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हवा को चीरती हुई एक तेज कैंची सीधी उसके सीने में जा ढसी। उसकी आंखें फैल गईं और वह वहीं ढेर हो गया। उसी पल महिला जनरल और पापा ने एक साथ हमला कर दिया। एक गोली सामने वाले की छाती की तरफ गई, जबकि दूसरी उसके सिर की ओर, लेकिन वह आदमी बिजली जैसी रफ्तार से एक तरफ हट गया। मैं तुरंत समझ गया, ये लोग आम इंसान नहीं, ये भी विशेष शक्तियों वाले हैं। अगले ही पल कई और लोग गोदाम में घुस आए। सबसे पीछे खड़ा एक ठिगना आदमी जैसे ही अंदर आया, मेरी बहन ने बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे उसके सिर में लगी और वह मौके पर ही मर गया। बाकी लोग सन्न रह गए। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अंदर छिपे लोग बिना कोई चेतावनी दिए सीधे जानलेवा हमला कर देंगे। तभी किसी के हाथ में आग का गोला जल उठा तो किसी की हथेलियों से बेलें निकलने लगी। उनका सरदार दहाड़ा, सावधान, सामने वाले भी शक्तिशाली लोग हैं। स्थिति बिगड़ती देख मैंने तुरंत अपना सिस्टम पैनल खोल लिया। मेरे दिमाग में अपनी ही एक अजीब कहानी का मुख्य किरदार आया। वह कोई महान योद्धा नहीं, बल्कि ऐसा सन की सीओ था जिसकी सबसे भयानक शक्ति थी तिलचट्टों की सेना। मैंने बिना देर किए उसे बुलाया और सिस्टम में आदेश दिया, हर दुश्मन पर 2-2 हजार तिलचट्टे छोड़ दो। अगले ही पल चारों तरफ से लाखों तिलचट्टों जैसा काला सैलाब उमड़ पड़ा। एक ही झटके में वे उन सभी हमलावरों के शरीर पर टूट पड़े। कुछ ही सेकंड पहले जो लोग हमें मारने आए थे, अब वही डर के मारे चीख रहे थे। एक आदमी ने आग का गोला बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही तिलचट्टे उसके हाथों, कपड़ों, मुंह और कानों में घुसने लगे। पूरा गोदाम चीखों से गूंज उठा। ये नजारा देखकर हम भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन महिला जनरल ने मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसकी छुरियां बिजली की तरह चलने लगी और तिलचट्टों में फंसे दुश्मन एक एक करके जमीन पर गिरते चले गए। उधर माँ का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। कांपते हाथों से उन्होंने पिस्तौल पकड़ रखी थी। पापा धीरे से उनके पास आए, उनका हाथ थामा और बोले, डरो मत, जैसे मैंने सिखाया था, बस उसके सिर पर निशाना लगाओ और ट्रिगर दबा दो। माँ ने गहरी सांस ली। ढाएं, गोली सीधे आखिरी दुश्मन के माथे में लगी और वह वहीं ढेर हो गया। कुछ ही सेकंड में पूरा गोदाम शांत हो गया। चारों तरफ लाशें और तिलचट्टे बिखरे पड़े थे। हालांकि पूरी लड़ाई पापा की अगुवाई में लड़ी गई थी, लेकिन माँ के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने किसी इंसान की जान ली थी। वह खुद को संभाल नहीं सकी, मुंह ढककर एक तरफ भागी और जोर जोर से उल्टियां करने लगी। मेरी बहन की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, हाथ लगातार कांप रहे थे। वह भी पास के खंभे का सहारा लेकर बैठ गई। महिला जनरल ने दोनों की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप माँ को पानी की बोतल पकड़ा दी। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुमने ऐसा घटिया और डरावना मुख्य किरदार आखिर लिखा कैसे? मैंने शर्मिंदा होकर सिर खुजलाया। उस समय मेरी कहानियों को कोई नहीं पढ़ता था, इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा लिखूं जिसे देखकर हर कोई चौंक जाए। महिला जनरल ने बेबसी से सिर हिलाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने गोदाम का बचा हुआ जरूरी सामान फिर से कार में रखा और आगे निकल पड़े। करीब 30 किलोमीटर बाद कार का पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया, इसलिए मजबूर होकर हमें कार छोड़नी पड़ी और पैदल चलना शुरू किया। ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि सामने से गोलियों और चीखों की आवाज सुनाई दी। कुछ सैनिक दर्जनों बचे हुए लोगों को सुरक्षित ले जा रहे थे, लेकिन चारों तरफ से ज़ॉम्बियों का झुंड उन पर टूट पड़ा था। उनका कप्तान गोलियां खत्म होने के बाद भी छुरी लेकर लड़ रहा था। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा। कप्तान पीछे। साथियों की चीख सुनते ही दाएं, महिला जनरल की गोली ने उस ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया। उसने हमारी तरफ देखे बिना कहा, यहीं रुकना, मैं अब भी आती हूँ। महिला जनरल किसी तूफान की तरह ज़ॉम्बियों के बीच घुस गई। उसकी हर छुरी एक नई लाश गिरा रही थी। कभी एक ही वार में 2 ज़ॉम्बियों के गले कट जाते, तो कभी वह हवा में छलांग लगाकर उनके सिर धड़ से अलग कर देती। कुछ ही मिनटों में उसके आसपास ज़ॉम्बियों का ढेर लग गया। उधर पापा माँ को लगातार निशाना लगाना सिखा रहे थे। सिर पर निशाना, हाँ, अब ट्रिगर दबाओ। ढाएं, हमारी तरफ बढ़ता एक ज़ॉम्बी भी वहीं ढेर हो गया। तभी बचाव दल का कप्तान हमारे पास आया। उसने सम्मान से सलाम करते हुए कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं इस बचाव दल का कप्तान जियांग चिंग हूँ।
लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से फिर भयानक दहाड़ें सुनाई देने लगी। हमने मुड़कर देखा। इस बार पहले से कई गुना बड़ा ज़ॉम्बियों का झुंड हमारी तरफ बढ़ रहा था। उन्हें देखकर सैनिकों के चेहरे का रंग उड़ गया। महिला जनरल ने भी भौहें सिकोड़ ली। उसने झुंझलाकर कहा, मुझे मत देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। इतने सारे ज़ॉम्बियों से अकेले नहीं लड़ सकती। इतना सुनते ही सबकी नजर एक साथ हम चारों पर टिक गई। पापा, माँ और मेरी बहन ने तुरंत अपना सिस्टम पैनल खोल लिया। तभी अचानक एक घबराया हुआ आदमी पीछे हटते हुए पापा से टकरा गया। उसका हाथ अनजाने में सिस्टम पैनल पर जा लगा। 7 रंगों की तेज रोशनी चमकी। अगले ही पल हमारे सामने एक लंबा, बेहद खूबसूरत युवक प्रकट हुआ। उसके चांदी जैसे लंबे बाल कमर तक लटक रहे थे। उसने सामने उमड़ते ज़ॉम्बियों पर बस एक नजर डाली और बेरुखी से बोला, ज़ॉम्बी वाला मिशन कितना उबाऊ। वह पापा की इन्फिनिट फ्लो कहानी का मुख्य किरदार था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से अनगिनत पारदर्शी धागे हवा में फैल गए। अगले ही पल सामने दौड़ते हर ज़ॉम्बी का शरीर तरबूज की तरह टुकड़ों में बंट गया। कुछ ही सेकंड में पूरा ज़ॉम्बी झुंड खत्म हो चुका था, लेकिन किसी के संभलने से पहले ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने बिना किसी भाव के पापा की तरफ देखा। अगले ही पल वही पारदर्शी धागे बिजली की रफ्तार से उनकी ओर बढ़े। महिला जनरल ने खतरा भांपते ही तुरंत छलांग लगाई और छुरी से उन धागों को रोकने की कोशिश की। टन! उसकी मजबूत छुरी धागों से टकराते ही 2 टुकड़ों में टूट गई। लेकिन वे धागे रुके नहीं, वे सीधे महिला जनरल की ओर बढ़ते चले गए। उसी क्षण उसके पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। आसमान तक गूंजती एक तीखी पुकार सुनाई दी। हम सबने अविश्वास से ऊपर देखा। एक विशाल अग्नि से बना फीनिक्स उसके पीछे पंख फैलाकर प्रकट हो चुका था।